रमा अपनी बहू के आने पर बहुत खुश थी। रमा शबीद के साथ अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू ना आराम कर ले, घर को समझ ले, कल से तुझे ही तो सारा काम संभालना है ना। कोई भी जरूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझे बता दियो। किसी भी बात को बोलने से पहले हिचकिचाना मत, हम हैं ना आपके लिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। शबीता बहुत ही चालाक थी। वो खुद कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह वो रसोई में जाती है और जाते ही अपनी नंद को आवाज गाने लगती है, अरे नंजी जरा यहाँ आइए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हाँ कहिए भाभी, क्या हुआ, कोई परेशानी हो रही है क्या? क्या है ना, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नेल आर्ट करवाया है और अब कुछ भी काम करूँगी तो वो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। आप बस बताती जाओ मुझे क्या क्या करना है। सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे होते हुए तुम काम करो। अरे क्या भाभी, आप भी ना, अच्छा इसमें अच्छा है या बुरा लगने वाली क्या बात है? आपकी बात भी तो जायज है ना। वैसे भी आज नहीं तो कल सब कुछ आपको ही तो करना है। सच में ना, तुम सब कर लोगी ना? मेरा मतलब है कोई परेशानी हो तो बता दो, मैं कर लूंगी। अगर एक दिन मैं कर भी लूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं है। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो यही सब सोचती रहोगी। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन खाने में ना शाही पनीर और नान बनाना, मीठे में भी खीर बना दो, और अगर कुछ बाद में याद आया तो मैं बता दूंगी तुम्हें। जी जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाओ आराम करो। मधु तो सारा खाना बनाने लग जाती है और श्वेता आराम करने चली जाती। अब ये तो भाई रोज हो गया, मधु सारा काम करती और सीता आराम करने चली जाती। कुछ दिनों बाद मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। तभी सीता अपने शोहर अक्षय के साथ कहती है, ये आप इतनी रात में कहीं जा रही हो क्या? आपके दोस्त भी आए हुए हैं, लेकिन कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आपका? क्या है ना, आज मैं पहली बार बाहर घूमने जा रही हूँ, माँ ने भी इजाजत दे दी है। अच्छा, लेकिन ये रसोई में तो सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं अक्षय के साथ बाहर जा रही हूँ तो आप और माँ जी खाना खा लेंगी, लेकिन अब तो आप भी बाहर जा रही हो, माँ जी का क्या होगा? तो क्या हुआ, माँ के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अरे इतने दिनों बाद तो मधु को बाहर घूमने के लिए माँ ने कहा है, और तुम हो कि काम की बात कर रही हो। आप सही कह रहे हो, मेरा क्या है, मैं तो बाहर से घूम कर भी आऊंगी तो भी घर के सारे काम मुझे ही करना होंगे। कोई बात नहीं, मत जाओ तुम। भाभी घर में ज्यादा काम है क्या? यहाँ तक मुझे पता है सारे काम तो मैंने कर दिए हैं, फिर अब कौन सा काम बच रहा है जो मैंने नहीं किया? वो क्या है ना, और कल के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और वॉशिंग मशीन भी खराब हो रही है, लेकिन कोई ना, हाथ से ही धो लूंगी। वैसे आपको पता है मायके में ना मेरे हाथ से कपड़े कभी नहीं धोए, मेरे हाथ में ना छाले आ जाते हैं। अरे भाभी, तो आपको क्यों धोना है? मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी, आप ना इतनी टेंशन मत लो। लेकिन तुम कैसे करोगी इतना सारा काम? तुम्हें बाहर दोस्तों के साथ भी तो जाना होगा और सुबह तक ये सारे कपड़े पड़े रहेंगे, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अक्षय जी, हम कभी और प्लान बना लेंगे ना घूमने का। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मूवी की टिकट हो चुकी है, अब आखिरी वक्त पर तुम मना कैसे कर सकती हो? और ये सब तो कल भी हो सकता है ना। कल तक घर में गंदे कपड़े रहेंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगी। और फिर इस मूवी की टिकट का क्या होगा? भैया कोई बात नहीं, आप दोनों जाओ, मैं हूँ ना, सब कर दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी ना, फिर ये सब कैसे करोगी? देखो चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम जाओ, हम मूवी कभी और देखने चले जाएंगे। नहीं भैया, मैं काम कर लूंगी, आप दोनों जाओ, मूवी देखने जाओ ना आराम से। और मधु फिर अपनी भाभी की बातों में फंस जाती है और उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मधु की तबीयत खराब होती है तो वो कोई काम नहीं कर पाती। तब भी सीता इसके कमरे में जाकर कहती है, तुम यहाँ आराम कर रही हो, घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं। अरे तुम आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? चलो अब जल्दी से उठ जाओ और काम करो। भाभी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप एक काम करो, सारे काम आप ही कर लो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये कोई काम नहीं करेगी तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। सीता, अपनी अक्ल के घोड़े को काम पर लगाओ, कुछ तो सोचना होगा, वरना मुझे आज बहू रानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। भाभी बाहर जाती हैं, दरवाजा बंद कर देना, और आप मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। भाभी काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती।
कल ना मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि अक्षय जी को मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हाँ बात करें भाभी, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन ये बात तो घर में किसी को भी पता नहीं। हाँ वो मैंने ही मना किया था अक्षय जी को किसी से भी कुछ बताने को, सब परेशान हो जाते हैं ना। फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हुई है ना, जैसे तैसे मैं कर ही लूंगी। नहीं भाभी आप रहने दो, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, अब काम कैसे कर सकती हूँ, मैं ही लेती हूँ काम, आप जाओ कमरे में आराम कर लो। श्वेता अपनी नंद पर जरा भी तरस नहीं खाती और सारे काम उससे करवाती, लेकिन इस बीमार हालत में भी मधु काम कर रही होती है। श्वेता की सास रमा देख लेती है और खुद से कहती है, ये बहू रानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो सच में खुद को ही रानी समझने लग गई और मेरी बेचारी बेटी घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी, तभी इसको अक्ल आएगी। रमा अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, पुनः अपनी नंद का सामान पैक कर दे, इसकी बुआ काफी दिनों से बुला रही थी तो वो वहाँ जा रही है। जी लेकिन नंद जी जाएगी तो घर का काम मेरा मतलब है सूना हो जाएगा। एक न एक दिन तो मधु को जाना ही होगा ना, जा इसका सामान पैक कर दे। श्वेता अपनी नंद का सामान पैक कर देती है और जब इसकी नंद सच में चली जाती है तो उससे सारा काम खुद करना पड़ता है। रमा काम पे काम बढ़ाई जा रही थी, कई दिनों तक तो यही चलता रहता है। एक दिन श्वेता पोछा लगा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है, तभी रमा आती है। क्या बहू अब कैसा लग रहा है काम करके, मेरी बेटी से भी तो ऐसे ही काम करवाती थी ना, अब समझ में आया तुझे। श्वेता के पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था, अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पारुल और शमरोज की लव मैरिज थी। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और तो और उन दोनों का घर एक दीवार के अलग अलग बगल में ही था। ऐसे ही एक दिन पारुल अपने ससुराल में कुछ खास बना रही होती है, पर खाने की खुशबू पारुल के मायके में चली जाती है और मायके में बैठी पारुल की माँ अपनी बेटी से कहती है, सुमन बेटा, लगता है आज तेरी दीदी ससुराल में कुछ बना रही है। एक काम करते हैं, आज घर में खाना नहीं बनाते, तू जाकर दीदी के ससुराल से मांग ले। आज दिन में भी तो दीदी के घर से ही खाना मांग कर खाया था हमने। अरे तो क्या हो गया, और वैसे भी तेरे दीदी का ससुराल दूर थोड़ी ना है, दीवार के इस पार ही तो है, और जब तेरी दीदी दीवार के इस पार ही रहती है तो इससे कुछ मांगने में शर्म कैसी। पारुल की शादी के बाद पारुल के घर में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन समन रहा करती थी और बिना समय देखे अपनी छोटी बहन को पारुल के ससुराल में भेज दिया करती। दीदी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज उन्होंने खाना नहीं बनाया, आप थोड़ा सा खाना दे सकती हो, सच सच बताना माँ को क्या हुआ है, क्या माँ को मेरी जरूरत है? अगर इन्हें मेरी जरूरत है तो मैं आज माँ के पास ही रुक जाती। अरे बहू, कुछ नहीं हुआ तेरी माँ को, तेरी माँ का तो रोज का नाटक है, एक नंबर की आलसी और कामचोर है वो। बेटी का ससुराल दीवार के पीछे ही है तो सोचती है कि सब कुछ बेटी के ससुराल से ही मांग कर खा लो। बेशर्म औरत, बेटी को यहाँ भेजने से पहले एक बार भी ये नहीं देखती कि वक्त क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है माँ जी, आप तो जानती हैं ना, मेरे और सुमन के अलावा माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी माँ अक्सर बीमार भी रहा करती है। अरे अगर ऐसी बात है वो तो एक काम कर, जो कुछ तूने बनाया है ये सब लेकर अपने मायके चली जा और तब तक अपनी माँ के साथ रहना जब तक वो ठीक ना हो जाए। पारुल की सास पारुल की माँ की आदतों को अच्छी तरह से पहचानती थी, इसलिए वो समझ जाती है कि आज भी पारुल की माँ ने कुछ बनाया नहीं होगा और वो अपनी बेटी के ससुराल वालों का फायदा उठाएगी। क्या करती, वो तो एक बेटी थी, उसे अपनी माँ की फिक्र होती थी, इसलिए समन के कहने पर सच में खाना लेकर समन के साथ अपने माँ के घर चली जाती है। यहाँ वो देखती है कि इसकी माँ तो बड़े ही आराम से सोफे पर लेट कर टीवी देख रही है। कितना कॉमेडी सीरियल है ना, इसे जितना भी देख लो मेरी तो हंसी नहीं रुकती। पर मेरी छोटी बेटी कहाँ रहेगी, अब तक कुछ खाने को लेकर क्यों नहीं आई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही थी माँ, तुम नहीं सुधरने वाली, आखिर कब तक बेटी के ससुराल वालों का फायदा उठाओगी? अरे पारो, तू क्यों आई है? मैंने सुमन को भेजा तो था, इसके हाथ खाना भिजवा देते। हाँ आई थी सुमन खाना लेने के लिए, बेचारी को शर्म आ रही थी। जब मैंने अपनी सास के सामने पूछा था कि खाना मांगने क्यों आई हैं, तो बेचारी ने झूठ मूठ कहा कि आप बीमार हो, पर मेरी सास को पूरा यकीन था कि आप बस नाटक कर रही हो और वो बिल्कुल सही थी। बारुल क्यों इतना नाराज हो रही है? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अगर
तू अपनी माँ की सेवा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। तेरी बहन तो अभी बहुत छोटी है, अपनी माँ पर थोड़ा तो तरस खा बेटा। तरस नहीं खाना, अब आप खाना खा लो और मैं कल सुबह ही जाऊंगी, ताकि जब मेरी सास मुझसे सवाल जवाब करे तो मैं इन्हें झूठ मूठ कह तो सकूं कि सच में आप बीमार थी। और एक और बात, कल सुबह होते ही आप अपना ये मुखड़ा लेकर मेरी सास को मत दिखा देना, वरना वो सब कुछ समझ जाएगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूंगी। अब खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। दोपहर में जब तेरे घर से आया था वही खाकर बैठी हूँ अब तक। पारुल और समन अपनी माँ को अपनी हरकतों से बाज आने को कहते हैं, पर पारुल की माँ है जो अपनी हरकतें सुधारने का नाम नहीं लेती। अब अगले दिन पारुल अपने ससुराल वापस चली जाती है और अपनी सास से झूठ मूठ कहती है कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए कुछ दिनों तक वो अपने ससुराल से ही अपनी माँ के लिए खाना भिजवाएगी और वो अपनी माँ को कुछ रुपए भी देगी ताकि वो अपना सही से इलाज करवा सके। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तेरी माँ इतनी बीमार पड़ गई, ऊपर से तो रात भर रहकर भी आई है। चल कोई ना, अगर तू कह रही है तो सच्ची होगा। वैसे भी तेरी माँ का तेरे अलावा और कौन है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वो कर बहू। इतना बोलकर समन वहां से चली जाती है और पारुल अपनी माँ को देखने के बहाने अपनी माँ से मिलने जाती है और एक बार फिर अपनी माँ को खाना और कुछ पैसे दे देती है। ये आज का खाना है, राशन मैंने भरवा दिया है, ये कुछ पैसे दे रही हूँ घर खर्च के लिए। अब किसी भी समय मेरे ससुराल मत आ जाना मुंह उठाकर। अरे एक बेटी अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती है, इनकी सेवा करना चाहती है, और एक मेरी बेटी है जो मुझे सख्त हिदायत देती है कि मैं इसके ससुराल ना जाऊं। क्योंकि और बेटी की माँ आप जैसे नहीं होती और ना ही औरों की बेटियाँ आपकी बेटी की तरह एक दीवार के पीछे रहती हैं। माँ वो मेरा ससुराल है, कुछ तो शर्म किया करो। और उसे समझाकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पारुल की माँ अपने दामाद को घर आते हुए देखती है और अपने दामाद को घर आते देखकर वो जल्दी से पारुल के घर आ टपकती है। दामाद जी, बस सुबह से आपकी ही राह देख रही थी, आज आपने आने में बहुत लेट कर दिया। अरे माँ, मेरे इंतजार क्यों कर रही थी? और रात के 11:30 बज चुके हैं। आप इस तरह बिना बताए अचानक से मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे दामाद जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस इसलिए आपकी रात तक इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने कल आपको एक लड़के के साथ देखा, आपके साथ वाला लड़का काफी स्मार्ट है। आप इस लड़के से सुमन की शादी की बात क्यों नहीं करते? अरे माँ, सच में आप इस बात के लिए सुबह से मेरा इंतजार कर रही थी और बिना वक्त देखे मेरे घर आ गई? माँ, ये आपका घर नहीं है, आपकी बेटी का ससुराल है। अब आप कम से कम वक्त तो देख लेती और फिर मुझसे बात कर लेती। क्या बात करूं तुझसे? तू हमेशा मुझे खड़ी खोटी ही सुनाती है और दामाद जी हमेशा रात में ही घर आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। मेरे पास और कोई दूसरा वक्त ही नहीं बचता था। मैं खुद अपनी साली के लिए अच्छे से देख लूंगा, और जिस लड़की की आप बात कर रही हैं उसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हो चुकी है। हद होती है। यह सुनकर पारुल की माँ उदास हो जाती है और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। पारुल की माँ के जाने के बाद पारुल और शमरोज के बीच काफी बहस होती है। तुम्हारी माँ किसी भी समय मुंह उठा के आ जाती है। सही कहा था मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ एक नंबर की लालची औरत। अपनी मैं मानती हूँ मेरी माँ की हरकतें थोड़ी अजीब है, पर आप इन्हें ऐसा तो मत कहिए, वो आपकी भी सास है, थोड़ी तो कदर कीजिए। माँ के लिए मुंह चिल्लाना बंद कर दो, क्योंकि तुम खुद भी अच्छी से जानती हो, और इस बात पर ध्यान दो कि तुम अपनी माँ की हरकतों को कैसे सुधारोगी। पारुल शमरोज की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि पारुल खुद भी अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ कैसी है। पारुल अपनी माँ को सुधारने की कोशिश तो करती है, पर उसकी माँ सुधरने का नाम ही नहीं लेती, और वो अब इस तरह किसी भी समय पारुल घर आ जाया करती और पारुल के ससुराल वालों को परेशान करती।